सभी को नमस्कार। अभी जो रविवार 1 सितंबर को आरएस प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका अपने मूल्यांकन करेंगे। उसके अंदर राजस्थान ज्योग्राफी के कुछ प्रश्न पूछे गए थे, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उनका अवलोकन जरूर करिएगा। जैसे राजस्थान ज्योग्राफी के लगभग 18 से 20 प्रश्न आए हुए थे। कुछ प्रश्न आसान थे और कुछ प्रश्न बढ़िया लैंग्वेज के प्रश्न थे, उन्हीं के ऊपर अपने चर्चा करेंगे। जैसे एक प्रश्न आसान सा प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, एक आसान सा प्रश्न पूछा गया था जो लगभग अपने सारे जानते हैं कहाँ पर है। बीकानेर जोहड़बीड़ के अंदर था। 1984 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। तो ये राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर है। अविकानगर की बात करें तो अविकानगर के अंदर भेड़ का अनुसंधान केंद्र है, ऊन अनुसंधान केंद्र है, बकरी का अनुसंधान केंद्र है और यहीं पर खरगोश का भी अनुसंधान केंद्र है। ये चारों जो अनुसंधान केंद्र है वो अविकानगर टोंक के अंदर है। जोधपुर के अंदर जैसा कि आप जानते हो, जोधपुर के अंदर केंद्रीय ऊन बोर्ड है। केंद्रीय ऊन बोर्ड कि केंद्रीय ऊन बोर्ड कहाँ पर है, तो जोधपुर के अंदर है। और केंद्रीय आयात निर्यात केंद्र कहाँ पर है, कोटा के अंदर है। अजमेर के अंदर है बकरी प्रजनन फार्म। बकरी प्रजनन फार्म कहाँ पर है, तो बकरी प्रजनन फार्म जो है वो रामसर अजमेर के अंदर है। और यहीं पर बकरी चारा अनुसंधान केंद्र भी है, रामसर अजमेर के अंदर है। और ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। और अश्व अनुसंधान केंद्र, जो अश्व अनुसंधान केंद्र है वो भी कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर, जोहड़बीड़ के अंदर है अश्व का अनुसंधान केंद्र। लेकिन एक याद रखना, अगर प्रश्न किया जाए मारवाड़ अश्व अनुसंधान केंद्र, मारवाड़ अश्व अनुसंधान केंद्र, तो मारवाड़ अश्व अनुसंधान केंद्र जो है ये केरू जोधपुर के अंदर है। जो मारवाड़ अश्व अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है, केरू जोधपुर के अंदर है। तो अच्छा प्रश्न अपने कह सकते हैं। एक प्रश्न के अंदर बहुत सारे अपने अनुसंधान केंद्रों को याद कर सकते हैं। तो ये आसान प्रश्न था, लेकिन बहुत सारी बातें यहाँ पर कवर हो सकती है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वीं बाघ परियोजना का दर्जा निम्न में से किस अभयारण्य को प्रदान किया था। अब देखो, जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि इस प्रकार के प्रश्नों के अंदर स्टार्टिंग वाले जो ऑप्शन आएंगे वो ऐसे होंगे जो हम बाघ परियोजनाओं में हमने उनके नाम कभी नहीं पढ़े, केवल डराने के लिए। अगर थोड़ा सा टाइम आप इन ऑप्शन पर देते तो शायद इस प्रश्न का उत्तर आपको ऑप्शन में मिल जाता है ना। जैसे अपने राजस्थान के अंदर बाघ परियोजनाओं की बात करते हैं, राजस्थान के अंदर बाघ परियोजनाएं, तो राजस्थान के अंदर अगर बाघ परियोजना की बात करें तो एक तो अपने राज्य में बाघ परियोजना है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है एक राजस्थान की बाघ परियोजना, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 1973 के अंदर हुई थी। एक अपने राज्य में बाघ परियोजना है सरिस्का अलवर के अंदर, जिसकी शुरुआत 1978 में की गई थी। एक अपने बाघ परियोजना है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा झालावाड़ में, जिसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। और एक अपनी बाघ परियोजना है रामगढ़ विषधारी बूंदी में, रामगढ़ विषधारी बूंदी के अंदर है, जिसकी शुरुआत अभी 2021 को हुई थी, 5 जुलाई 2021 को। और इसके बाद में अगर अपने 5वीं बाघ परियोजना की बात करें तो 5वीं बाघ परियोजना के रूप में केला देवी को, जो केला देवी अभयारण्य है, और केला देवी मुख्य रूप से कहाँ पर है, करौली के अंदर है, तो इसको 5वीं बाघ परियोजना के रूप में भारतीय बाघ संरक्षण आयोग जो था उसने इसको दर्जा दिया था। और विशेष याद रखना, केला देवी के अंदर अलग से बाघ परियोजना को संचालित करने का यहाँ पर मंजूरी नहीं दी गई थी। केला देवी को रणथंभौर के साथ मिलाकर यहाँ पर एक नई बाघ परियोजना को चलाने की मंजूरी दी गई थी। यानी कि केला देवी को रणथंभौर के साथ मिलाकर यहाँ पर एक नई बाघ परियोजना चलाने का जो है वो मंजूरी प्रदान की गई थी। तो केला देवी है कहाँ पर, करौली के अंदर है। तो यहाँ पर ये धौलपुर करौली जो है ना, इसका मतलब है केला देवी, केला देवी के अंदर जो है यहाँ पर अपनी नई बाघ परियोजना को मंजूर किया गया था। हमीरगढ़ जो है ना, ये हमारे राज्य का एक संरक्षित क्षेत्र है। सोरसन भी हमारे राज्य का एक संरक्षित क्षेत्र है, संरक्षित क्षेत्र, जो कि वर्तमान अपने राजस्थान में कितने हैं, 27 है।
एक पहले वीडियो के अंदर आपको 27 संरक्षित क्षेत्रों को याद करवाया था, उसमें हमीरगढ़ व सोरसन का नाम आता है। तो वहाँ पर कहीं पर भी हमने बाघ परियोजना का जिक्र नहीं किया। और देखो सबसे बड़ी मेन बात, जीके विद विकास सुतार यूट्यूब चैनल अभी अपने शुरू किया है, 3 वीडियो डाले हैं। एक ऊर्जा वाला डाला था, एक संरक्षित क्षेत्र वाला डाला था, एक उद्योग वाला डाला था। और इस वाले पेपर में उनमें से 3 से 4% सीधे से ज्योग्राफी के पूछे गए थे। ऊर्जा वाले प्रश्न 2 आए थे, और कहीं ना कहीं डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से ये वाला प्रश्न भी वहाँ से बन गया था। अगर वो चीज़ आपने पढ़ी होती, याद होता, तो शायद ये दोनों ऑप्शन पहले ही बाहर कर देते। नाग पहाड़ अजमेर के अंदर कोई वन्य जीव क्षेत्र है नहीं, तो ये बाहर हो जाता, तो इसका उत्तर ये बन जाता। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? धौलपुर करौली। अच्छे प्रश्न है। एक प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह है प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम है? अवरोही क्रम का मतलब है घटता हुआ क्रम है। अवरोही क्रम यहाँ पर बताना था। देखिएगा, जैसे कि हर क्लास के अंदर अपने बात करते हैं कि राजस्थान में अगर वर्षा की बात की जाए तो 2 फैक्ट याद किया करो। अगर दक्षिण से उत्तर की ओर जाया जाए, दक्षिण से उत्तर की ओर जाया जाए तो वर्षा का जो औसत है वो घटता हुआ महसूस होता है। और अगर पूर्व से पश्चिम की ओर आया जाए तो भी वर्षा का जो मात्रा है या वर्षा का जो औसत है वो क्या होगा? घटता हुआ अपने को महसूस होगा। यानी कि उत्तर में कम वर्षा होती है, दक्षिण में ज़्यादा वर्षा होती है, पूर्व में ज़्यादा वर्षा होती है, पश्चिम में कम वर्षा होती है। या सीधा सा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा का औसत घटता जाता है। अब यहाँ पर जो 4 ऑप्शन थे, ऑप्शन के अंदर अपने को उसी हिसाब से अपने को प्रश्न का उत्तर वहाँ पर सेट करके बताना था। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा जो 2 नंबर ऑप्शन है उसके ऊपर ध्यान देना। जैसे देखो, लगभग मान लो धौलपुर जिला अपना यहाँ पर है, धौलपुर है, उसके बाद में राजसमंद है, उसके बाद में जालोर है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर आएंगे तो वर्षा की मात्रा घटेगी, धौलपुर में ज़्यादा, उससे कम राजसमंद में, उससे कम जालोर में। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो गया? 2 नंबर हो गया। चलो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिएगा, मान लो लगभग यहाँ पर अपना जिला भीलवाड़ा है और यहाँ पर 12 है, तो भीलवाड़ा से तो 12 में ज़्यादा वर्षा होती है, दक्षिण की ओर जाएंगे तो वर्षा का औसत बढ़ेगा। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे पर आ जाओ, यहाँ पर पाली है और यहाँ पर जयपुर है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा तो बढ़ेगी, जबकि क्रम अवरोही पूछा गया। तीसरा भी गलत हो गया। चौथे पर आ जाओ, लगभग यहाँ पर राजसमंद है, उसके बाद में जालोर है, उसके बाद में धौलपुर है। तो धौलपुर में तो इन वाले जिलों से ज़्यादा वर्षा होती है, ये तो आरोही क्रम हो गया। पूछा अवरोही क्रम है तो ये भी गलत हो गया, है ना। नक्शे के हिसाब से अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर है तो इस प्रश्न का उत्तर भी अपने आराम से दे पा रहे थे। लेकिन जल्दबाजी में यहाँ पर भी कईयों ने, क्योंकि अपने एक फैक्ट होता है कि अपने दक्षिण से उत्तर वाला तो पढ़ा होता है, लेकिन पूर्व से पश्चिम वाली जो बात है वो जल्दी से अपने दिमाग में नहीं आती। अच्छा प्रश्न था। इस प्रश्न का उत्तर रहेगा 2 नंबर। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम बोलते हैं? अब देखो, नदियों वाले टॉपिक में अपने अच्छे से पढ़ते हैं कि अपने राजस्थान के अंदर अगर अपने बात करें त्रिवेणी संगम की, तो राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से त्रिवेणी संगम जो होते हैं, एक तो त्रिवेणी संगम होता है बिगोद के अंदर, है ना, जो भीलवाड़ा के अंदर था बिगोद। यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है बनास, बेड़च और मैनाल का, बनास, बेड़च और मैनाल का। उसके बाद में एक त्रिवेणी संगम होता है राजमहल, है ना, टोंक के अंदर था राजमहल। यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है बनास, खारी और डाई का, बनास, खारी और डाई का। एक त्रिवेणी संगम होता है देवधाम, जोधपुर या टोंक के अंदर, जहां पर बनास, बांडी और मानसी इन नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। एक त्रिवेणी संगम होता है रामेश्वरम धाम, रामेश्वरम धाम सवाई माधोपुर में। यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है चंबल, बनास और सीप का, चंबल, बनास और सीप का। और एक अपने फेमस त्रिवेणी संगम होता है बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है सोम, माही और जाखम का।
तो अपने राज्य में मुख्य रूप से ये 5 त्रिवेणी संगम होते हैं, है ना, जो नदियों में अपने बड़े डिटेल में आराम से इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो त्रिवेणी संगम वाला जो युगम था वो एक ही बन रहा था, बनास, बेडस और मैनाल का। और तीनों का जो त्रिवेणी संगम है वो कहाँ होता है, बिगोद के अंदर होता है। तो यहाँ पर ये त्रिवेणी संगम वाला जो ऑप्शन था वो 2 नंबर यहाँ पर सही हो रहा था। मुख्य रूप से ये 5 त्रिवेणी संगम जो है वो अपने राजस्थान में हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर भी कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। कोठारी, खारी, बेडज, खारी नदी का, बनास का और यहाँ पर जो है डाई का जो त्रिवेणी संगम होता है। कोठारी जो नदी है इसके ऊपर एक फेमस मेजा बांध बना हुआ है और इसी के ऊपर बागोर की सभ्यता भी है। बागोर की सभ्यता व मेजा जो बांध है, याद रखो कोठारी नदी पर है। काफ़ी पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कोठारी के बारे में, याद रखना। एक तो कोठारी के नदी के ऊपर फेमस मेजा बांध बना हुआ है जिसको राजस्थान का ग्रीन माउंट बांध भी कहा जाता है। और एक इसी के ऊपर फेमस बागोर की सभ्यता है। बागोर की जो सभ्यता है वो भी किस नदी के ऊपर है, कोठारी नदी के ऊपर है। तो ये कोठारी से 2 तथ्य संबंधित है, ढंग से याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो नेक्स्ट जो प्रश्न था वो ये था कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,645 वर्ग किलोमीटर है, वह राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है। अब देखो यहाँ पर अपने वनावरण, आवरण और वनाच्छद के बारे में यहाँ पर अपने वनों के अंदर पढ़ते हैं। एक वनावरण होता है, एक वृक्षावरण होता है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था वो वनावरण का पूछा गया था। और बढ़िया बात है यहाँ पर वनावरण का जो है वो एरिया भी आपको दे दिया था। तो अगर यहाँ पर आप वन वाले टॉपिक में पढ़ते हो कि ये जो परसेंटेज है वनावरण का ये लगभग 4.87% है। कितना है, 4.87% है। और अगर आप अपने बात करें वृक्षावरण की तो वो 2.55% है, याद रखना। वृक्षावरण जो है वो कितना है, वो 2.55% है। और वनावरण जो है वो कितना है, 4.87% है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो रहा था। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से 2001-11 के मध्य में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा। जनगणना में से प्रश्न पूछा गया था और जनगणना के अंदर प्रश्न पूछा गया था आपसे जनसंख्या वृद्धि दर का। जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में ये प्रश्न पूछा गया था और जनसंख्या वृद्धि दर जो पूछी गई थी ये 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछी गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के अंदर न्यूनतम जो जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला था वो यहाँ से पूछा गया था। अब देखो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर मानी गई वो मानी गई थी 21.31%। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, 21.31%। तो जी वो राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर थी 21.31%। इसके अलावा अपने राजस्थान के अंदर अगर अपने बात करें कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला था वो बाड़मेर था, है ना, लगभग 32% की वृद्धि दर रही थी। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला था वो श्री गंगानगर था। गंगानगर के बाद में 2 नंबर पर नाम आ रहा था झुंझुनू का और 3 नंबर पर नाम आया था पाली का। सबसे कम गंगानगर में थी, मात्र 10% की वृद्धि दर मानी गई थी। तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला श्री गंगानगर था, लगभग 10% की। और सबसे ज्यादा वृद्धि दर वाला जिला बाड़मेर था, लगभग 32% की। और राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, 21.31% की 2011 की जनगणना के अनुसार। यहाँ पर आपसे न्यूनतम पूछा गया है तो न्यूनतम सबसे कम किसकी है, गंगानगर की है, लगभग याद कर सकते हो 10%। और सबसे ज्यादा बाड़मेर की है, लगभग 32% रही थी सबसे ज्यादा, और सबसे कम गंगानगर में थी। तो इसका उत्तर 1 नंबर सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में कालाखूंटा, लीलावनी, नरदिया, तिम्मा मोरी किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र है। अब देखो ये लीलावनी या कालाखूंटा जो है ना, ये अपने खनिजों वाले टॉपिक में इनको महत्वपूर्ण वाले फैक्ट में डालकर अपने इनके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा ये पूछे जाते हैं। और धात्विक खनिजों की बात करें तो धात्विक खनिजों के अंदर लोहे के भंडार, शीशे जस्ते के भंडार, चांदी के भंडार खूब आते हैं। और अधात्विक खनिजों की बात करें तो अधात्विक खनिजों में इन भंडारों के नाम पेपरों में आपको खूब मिलेंगे और आगे भी आते रहेंगे। अब देखो 2-4 बातें याद रखो।
टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन का राज्य का सबसे फेमस जो भंडार है वो डेगाना के अंदर है, और एक इसमें नाम आता है वाल्दा सिरोई का, जो टंगस्टन का अपने नवीनतम भंडार मान सकते हैं। मैंगनीज के लगभग जो अपने राजस्थान में भंडार है वो बांसवाड़ा के अंदर है ना। जैसे बांसवाड़ा के अंदर लीलावनी है, काला खूंटा है, तलवाड़ा है, ये सारे मैंगनीज के भंडार है। ठीक है। लोहे की बात करें तो लोहे अयस्क का सबसे फेमस जो अपने राजस्थान में भंडार है वो चोमू के अंदर है, और चोमू के अंदर उस खान का नाम है मोरिजा बानोला। मोरिजा बानोला जो अपने राज्य में लोहे का सबसे बड़ा भंडार माना जाता है। एक अन्य लोहे का भंडार है यहाँ पर नाथरा की पाल। नाथरा की पाल, और नाथरा की जो पाल है ये वर्तमान कौन से जिले में है? ये वर्तमान सलूम्बर के अंदर है। नाथरा की पाल है, उसके अलावा थुरहुंडेर भी है, ये सारे लोहे ऐसे के हैं। तांबे की बात करें तो तांबे का सबसे फेमस जो भंडार है वो आपको पता है खेतड़ी है, और खेतड़ी वर्तमान में कहाँ पर है? तो खेतड़ी वर्तमान के अंदर नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो तांबे का सबसे फेमस भंडार है। और इसी खेतड़ी के अंदर याद रखना भारत सरकार की एक कंपनी काम करती है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भारत सरकार की कंपनी है जो खेतड़ी के अंदर है, जबकि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है वो देबारी के अंदर है, और कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में जो तांबे का भंडार है। तो लीलावनी, काला खूंटा वगैरह ये बांसवाड़ा में मैंगनीज के फेमस भंडार माने जाते हैं। सही उत्तर इसका 2 नंबर रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है? वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था। अभयारण्य कौन सा किस जिले में है वो चीज़ यहाँ आपको बतानी थी। जैसे कि वर्तमान अपने राजस्थान में 27 अभयारण्य हैं। स्थिति के हिसाब से यहाँ पर अपने को इसका उत्तर देना था। देखिएगा, बस्सी चित्तौड़गढ़ में है, और एक नाम और याद रखो भैंसरोडगढ़। जो भैंसरोडगढ़ अभयारण्य है वो भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। शेरगढ़ जो है ना ये 12 के अंदर है। शेरगढ़ वाला युगम गलत है, क्योंकि शेरगढ़ कहाँ पर है? शेरगढ़ 12 के अंदर है, और शेरगढ़ जो 12 है ये परवन नदी के किनारे पर है। कौन सी? परवन नदी के किनारे पर है, और इसी को कहा जाता है सांपों की शरणस्थली। सांपों की शरणस्थली के नाम से भी शेरगढ़ 12 वाले अभयारण्य को जाना जाता है। तो बूंदी में कौन सा है? बूंदी के अंदर है रामगढ़ विषधारी। बूंदी में कौन सा अभयारण्य? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, जो जंगली कुत्तों के लिए फेमस है, जहां पर अपने राज्य की चौथी बाघ परियोजना भी है, 2021 में शुरू हुई थी। सीता माता प्रतापगढ़ में है, और सीता माता किसके लिए फेमस है? उड़न गिलहरी के लिए, जिसको स्थानीय भाषा में मसोवा कहा जाता है। वह सागवान के वृक्षों के लिए, वह सागवान के वृक्षों के लिए सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। राम सागर वन्य विहार भी धौलपुर में है, और एक पेपरों में नाम आता है केसर बाग। जो केसर बाग अभयारण्य है वो भी कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो 2 नंबर हो रहा था। शेरगढ़ 12 में है, बूंदी में नहीं है, बूंदी में रामगढ़ विषधारी है। ठीक है। तो ये एक जियोग्राफी का प्रश्न आपके RS एग्जाम के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, जो इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, जो इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे निवेदन है, अगर आपको जो भी मैटर है, जो भी ये अच्छा लग रही है क्लास, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और निवेदन है लाइक और कमेंट जरूर करना। अपने साथियों के बीच में इस क्लास को शेयर भी जरूर करना अगर आपको अच्छी लग रहा है क्लास। आगे कंटिन्यू आपको इसी चैनल के ऊपर राजस्थान जियोग्राफी जो है वो कंप्लीट अपने जल्दी शुरू करेंगे। राजस्थान जियोग्राफी का फ्री बैच आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगा। स्टार्टिंग से लेकर सारी राजस्थान जियोग्राफी आपको इस चैनल के ऊपर फ्री करवाई जाएगी। तो पहले एक बार जितना हो सके इस चैनल को अपने साथियों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि अपने साथी एक बार इसमें जुड़ जाएं। उसके बाद अपने राजस्थान जियोग्राफी का फ्री जो बैच है आपका इस चैनल के ऊपर शुरू करूंगा, जिसमें कंप्लीट राजस्थान जियोग्राफी आपको फ्री करवाई जाएगी। नई जो 50 जिले और 10 संभागों सहित जियोग्राफी आपको कंप्लीट यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जल्दी जल्दी अपने साथियों के बीच शेयर करो, ताकि अपने सारे साथी लगभग यहाँ पर आ जाए। ये जो परिवार है थोड़ा बड़ा परिवार बने, फिर अपनी जियोग्राफी का निःशुल्क बैच इसके ऊपर शुरू करेंगे। आगे प्रश्न आया हुआ था कि माही कंचन और RCB 911 संकर किस्में किसकी है। यहाँ पर किस्मों के बारे में प्रश्न पूछा गया था। किस्मों के बारे में प्रश्न यहाँ पर अच्छा प्रश्न था। यहाँ पर माही कंचन और एक RCB किस्म के बारे में पूछा गया था, 911 के बारे में। तो ये किस्में किस फसल की है वो अपने को बताना था।
देखिएगा जैसे अपने माही कंचन है या माही धवल, मोती कंपोजिट, मोती कंपोजिट और मेघा, ये जो किस्में हैं ये किस फसल की है? तो ये मक्का की किस्में हैं। और RCB 911 जो है ये बाजरे की संकर किस्म है, तो इसका सही उत्तर हो रहा था मक्का और बाजरा। RCB 911 जो संकर किस्म है वो बाजरे की है और माही कंचन ये मक्के की किस्म है। जैसे यहाँ पर अगर अपने चावल की बात करें तो चावल की किस्मों के नाम थे जैसे माही सुगंधा, माही सुगंधा, बासमती, परमल, कावेरी और चंबल, ये मुख्य चावल की किस्में हैं। और माही कंचन, माही धवल, मोती कंपोजिट, मेगा ये सारी मक्का की किस्में मानी जाती है। जौ की बात करें तो जौ के अंदर नाम आता है ज्योति और राजकिरण, ज्योति व राजकिरण, ये जौ की किस्में हैं। और मक्का की अपने पढ़ ली, चावल की यहाँ पर आ जाएगी। तो ये मुख्य किस्मों के बारे में है। एक मोट की किस्म आती है, मोट की किस्मों के दो नाम याद रखिएगा, जड़िया व जवाला, जड़िया व जवाला, ये दोनों किसकी किस्में हैं? तो ये मोट की किस्में हैं, जड़िया व जवाला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो रहा था 4 नंबर, मक्का व बाजरा। नेक्स्ट देखिएगा, चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? चुकंदर पर आधारित पहला जो चीनी उद्योग है वो कहाँ स्थापित किया गया था? अब देखो यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया था वो प्रश्न चीनी उद्योग से संबंधित पूछा गया था, राजस्थान में चीनी उद्योग के बारे में। तो एक प्रश्न में पूरा चीनी उद्योग आप याद कर सकते हो, बड़ा आसान है। अगर अपने चीनी कारखाने की बात करें तो अपने राजस्थान के अंदर मेन जो चीनी कारखाने हैं वो मुख्य रूप से 3 ही हैं। मुख्य जो चीनी कारखाने वो राजस्थान में कितने हैं? 3 अपने राज्य में चीनी कारखाने हैं। देखिएगा कौन कौन से, कोशिश करना याद करने की। राजस्थान का जो पहला चीनी कारखाना है वो 1932 में स्थापित हुआ था, है ना, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर राजस्थान का पहला चीनी कारखाना स्थापित किया गया था और इस कारखाने को नाम दिया गया था दी मेवाड़ शुगर मिल, दी मेवाड़ शुगर मिल, जो कि अपने राज्य का पहला चीनी कारखाना था, 1932 में स्थापित हुआ था भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक, तो पहला कारखाना कब लगा? 1932 के अंदर। राजस्थान का जो दूसरा चीनी कारखाना है वो स्थापित हुआ पहले के 5 साल बाद, यानी कि 1937 के अंदर, 1937 के अंदर, और इसका नाम रखा गया दी गंगानगर शुगर मिल, दी गंगानगर शुगर मिल। तो गंगानगर शुगर मिल की स्थापना कब हुई थी? 1937 में, जो अपने राज्य का दूसरा चीनी कारखाना था। पहला 32 में और दूसरा लगा 37 में। उसके बाद में राज्य का जो तीसरा चीनी कारखाना है, तीसरा जो चीनी कारखाना है ये स्थापित हुआ था अपने राजस्थान के अंदर 1965 के अंदर, केशव रायपाटन बूंदी के अंदर, केशव रायपाटन बूंदी के अंदर। केशव रायपाटन बूंदी के अंदर अपने राजस्थान का तीसरा जो चीनी कारखाना है वो यहाँ पर स्थापित किया गया था। केशव रायपाटन बूंदी में राज्य का तीसरा चीनी कारखाना स्थापित हुआ था। तो ये अपने राज्य के अंदर मुख्य 3 चीनी कारखाने हैं। अब ध्यान देना, पहला जो कारखाना है ये कारखाना निजी क्षेत्र का है। कौन से? निजी क्षेत्र का कारखाना है। दूसरा जो कारखाना है गंगानगर वाला, ये सार्वजनिक क्षेत्र का है, सार्वजनिक क्षेत्र का चीनी कारखाना है। और तीसरा जो चीनी कारखाना है ये सहकारी क्षेत्र का है। 3 कारखाने और तीनों अलग अलग सेक्टर में, एक प्राइवेट है, एक सरकारी है, एक अर्ध सरकारी है। पहला निजी है, दूसरा सरकारी है, तीसरा सहकारी है। अब देखो ये जो सरकारी चीनी कारखाना अपना गंगानगर शुगर मिल वाला जो कारखाना है, इसी कारखाने ने 1968 के अंदर, 1968 के अंदर चुकंदर से चीनी बनाने की परियोजना शुरू की थी। चुकंदर से चीनी बनाने की परियोजना गंगानगर शुगर मिल में कब शुरू हुई थी? 1968 के अंदर।
तो चुकंदर से चीनी बनाने वाला कारखाना कहाँ पर है? गंगानगर में। गंगानगर शुगर मिल जो है वही चुकंदर से चीनी बनाने का काम करती है, जिसने शुरुआत कब की थी? 1968 में। अब एक बात और याद रखना, राज्य का जो पहला चीनी कारखाना मेवाड़ शुगर मिल है, इसी मेवाड़ शुगर मिल की एक अन्य सहायक इकाई, इसी मिल की एक सहायक इकाई उदयपुर शुगर मिल है। उदयपुर शुगर मिल जो मेवाड़ शुगर मिल की सहायक इकाई है, जिसकी स्थापना यहाँ पर 1976 में हुई थी। तो स्वतंत्र देखा जाए तो अपने पूरे राजस्थान में 3 चीनी कारखाने हैं, पहला 32 में, दूसरा 37 में और तीसरा 1965 में। तो चुकंदर से चीनी वाला जो कारखाना वो कहाँ पर है? श्री गंगानगर के अंदर। और गंगानगर वाली मिल ने ये काम कब शुरू किया? 1968 के अंदर। और वर्तमान में जो गंगानगर शुगर मिल है वो कहाँ पर है? कमीनपुरा कस्बे के अंदर है, पहले गंगानगर शहर में थी। और गंगानगर शुगर मिल जब 1937 में स्थापित हुई तब ये प्राइवेट मिल थी। नेक्स्ट अपने देखते हैं, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न रहेगा वो ये था, RS एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न कि माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है, गुजरात व राजस्थान का, राजस्थान पंजाब गुजरात का, मध्य राजस्थान का, राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश का, यह अनुत्तरित प्रश्न। अब देखो यहाँ पर अगर अपने बात करें माही बजाज सागर परियोजना की, माही बजाज सागर परियोजना, तो माही बजाज सागर परियोजना जैसा आपको पता है कि ये वाली जो परियोजना है ये राजस्थान प्लस गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है? 45% है और गुजरात का हिस्सा कितना है? 55% है। तो माही परियोजना किसकी है? राजस्थान व गुजरात की है। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि माही विद्युत परियोजना, माही विद्युत परियोजना के अंतर्गत राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो याद रखिएगा माही विद्युत परियोजना में राजस्थान का हिस्सा जो है वो कितना है? 100% है। जल के अंदर अपना हिस्सा लगभग 45% है। तो माही परियोजना किसकी हो गई? गुजरात व राजस्थान की होगी, आसान है। इसके अलावा देखो 2-4 और याद रखना। अगर अपने बात करें चंबल घाटी परियोजना की, चंबल घाटी परियोजना, तो चंबल घाटी जो परियोजना है ये परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान व मध्य प्रदेश की है। और दोनों का हिस्सा इसके अंदर कितना कितना है? तो 50-50% है। उसके अलावा अगर अपने बात करें भरतपुर नहर परियोजना, भरतपुर नहर परियोजना, तो भरतपुर नहर परियोजना जो है ये राजस्थान व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उसके अलावा अपने बात करें गुड़गांव नहर परियोजना, गुड़गांव नहर परियोजना, या जिसको वर्तमान में पश्चिमी यमुना लिंक नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है, ये परियोजना अपने राजस्थान व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। और माही परियोजना किसकी है? राजस्थान व गुजरात की। आसान प्रश्न था, इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं आया हुआ था। तो ये प्रश्न इसके अंदर था। अगला प्रश्न देखिएगा, आसान सा प्रश्न आया हुआ था कि ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऊर्जा संरक्षण दिवस, तो जैसा कि आपको पता है ऊर्जा संरक्षण दिवस कब आता है? 14 दिसंबर को आता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाएगा और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाएगा। आप ये बताओ राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस, तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। और राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है और राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। प्रमुख दिवस में से प्रश्न पूछा गया था, आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिएगा, अब ये एक शानदार प्रश्न था, देखिएगा राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं? क्या स्थापित किए जाने हैं? सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अपने ऊर्जा के क्षेत्र में एक तो अपना ऊर्जा का जो मेन केंद्र था उसको अपने बोलते हैं रेडा,
है ना, जिसका पूरा नाम क्या है, जिसका पूरा नाम है राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण, या जिसको अपने रेडा के नाम से जानते हैं, REDA, रेडा। और रेडा की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में हुई थी। रेडा की स्थापना कब की है, 1985 की, ठीक है। एक अपने यहाँ काम करता है राजस्थान स्टेट पावर, राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि RSPCL। और RSPCL की स्थापना हुई थी 1995 के अंदर, ठीक है। रेडा 1985 और RSPCL 1995। अब क्या हुआ, ध्यान देना, अब हुआ ये था कि अगस्त 2002 के अंदर, कब, अगस्त 2002 के अंदर रेडा और RSPCL का विलय हो गया। रेडा और RSPCL का विलय हो गया, दोनों को मिला दिया, और दोनों को मिलाकर एक निगम बना दिया जिसका नाम रख दिया राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। राजस्थान अक्षय, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी, अगस्त 2002 में हुई थी। रेडा और RSPCL को मिलाकर जो है वो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम का गठन किया गया था। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को काम क्या दिया गया, इसको काम ये दिया गया कि अपने राजस्थान के अंदर गैर परंपरागत ऊर्जा के जितने भी स्रोत है, इन स्रोतों का विकास किया जाए, इन ऊर्जा के स्रोतों को विकसित किया जाए, और जितना हो सके उससे ज्यादा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा दिया जाए। तो राज्य में कहीं पर भी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की अगर बात हो तो समझ जाना वो काम किसका है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम का है। पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, बायोगैस है, बायोमास है, भूतापीय है, ज्वारीय है, ये सारे गैर परंपरागत है। और गैर परंपरागत के ऊपर किसका नाम आता है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम का नाम आता है। तो यहां पर भी देखो सौर ऊर्जा की बात हो रही है। अगर मान लो आपने करंट जीके नहीं पढ़ रखा, लेकिन अगर थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो सौर ऊर्जा के नाम आते ही आपका ध्यान अक्षय ऊर्जा निगम की तरफ जाना चाहिए कि इनके ऊपर काम करने वाली संस्था तो एक ही है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। तो इसका सही उत्तर क्या होता, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब हुई थी, अगस्त 2002 में हुई थी। रेडा और RSPCL को मिलाकर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम का गठन किया गया था। शानदार प्रश्न था। उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा समूह है मिलेट्स यानी कि श्री अन्न फसलों का है। यहां पर श्री अन्न की फसलों के बारे में यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया था कि यहां पर मिलेट्स वाली जो फसलें हैं वो कौन कौन सी है ना। मिलेट्स वाली जो फसलें हैं वो आपको बतानी थी, यानी कि जो श्री अन्न वाली फसलें हैं वो कौन कौन सी है। देखिएगा यहां पर सही उत्तर है जवार, कोंदो, कांगनी और रागी, है ना, ये श्री मिलेट्स है। अब कैसे है, देखो इसकी डिटेल के अंदर अगर जाएं तो बहुत कुछ जानने को है ना। जैसे कोंदो, एक नाम शायद आपको नया लग रहा होगा, कोदो। कोदो एक मुख्य खाद्यान्न फसल है। भारत और भारत के अलावा पड़ोसी देशों के अंदर भी खाद्यान्न फसल का उत्पादन होता है, घास की तरह होती है। और रागी जो है एक प्रकार का बाजरा है। कांगनी भी एक घास के रूप में खाद्यान्न फसल होती है। तो ये सारी की सारी जो है मिलेट्स यानी कि श्री अन्न वाली फसलें हैं। अच्छा प्रश्न था। उसके अलावा प्रश्न पूछा गया था काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन कहां पर है। देखो अपने इसी जीके विद विकास सुतार यूट्यूब चैनल के अंदर मैंने एक ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक डाल रखा है। उसमें मैंने गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के बारे में, उनकी परियोजनाओं के बारे में आपको बता रखा है। तो वहां पर तापीय ऊर्जा में हमने इसके बारे में लिखा था कि काली सिंध कहां पर है। काली सिंध कहां पर है, झालावाड़ के अंदर है। जैसे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस के मेन कमेंट बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगा, वहां पर जाकर वो जरूर देखना। ऊर्जा के जितने भी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है उन सबको मैंने बड़े अच्छे से याद करवा रखा है। देखिएगा जैसे अगर अपने बात करें तापीय ऊर्जा की, तापीय ऊर्जा
या आपने इसको बोलते हैं कोयला ऊर्जा, तापीय ऊर्जा या कोयला ऊर्जा संयंत्र। तो इसकी जो मुख्य परियोजनाएं थी उनको हमने नक्शे के हिसाब से ना बड़े ढंग से व्यवस्थित रूप से याद किया था, है ना। जैसे क्रम से चले थे कि एक तो है सूरतगढ़ तापीय ऊर्जा परियोजना, है ना। इसके अलावा एक है गुड्डा तापीय ऊर्जा परियोजना, गुड्डा थर्मल है। उसके अलावा है बरसिंगसर, गुड्डा और बरसिंगसर दोनों बीकानेर के अंदर है। उसके अलावा कपूरडी, गिल और बादेसर। इसके अलावा कोटा थर्मल है ना, छबड़ा थर्मल है, बारां के अंदर है। और एक काले सिंध वाला थर्मल है, झालावाड़ के अंदर है। ये मुख्य अपने राज्य की तापीय ऊर्जा परियोजनाओं के नाम है। तो काले सिंध सुपर थर्मल कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर है। बांसवाड़ा की बात करें तो याद रखना, बांसवाड़ा में राज्य का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बांसवाड़ा के अंदर प्रस्तावित है। पहला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो अपना रावतबाटा में है, 1973 में स्थापना हुई थी। दूसरा बांसवाड़ा में बनना प्रस्तावित है। 12 में कौन सी तापीय ऊर्जा परियोजना है? तो 12 के अंदर देखो छबड़ा है। 12 के अंदर कौन सी तापीय ऊर्जा परियोजना है? तो 12 के अंदर छबड़ा तापीय ऊर्जा परियोजना जो है वो 12 के अंदर है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर रहता 2 नंबर झालावाड़। नेक्स्ट देखिएगा, अच्छा प्रश्न, शानदार प्रश्न था, करंट जीके से संबंधित था, लेकिन इतना भी करंट का नहीं था कि इसके बारे में हमने सुना ना हो। फेमस परियोजना है अपने राजस्थान में अटल भूजल योजना। 2 कथन दिए गए थे, सही कथन कौन सा था वो बताना था। देखिएगा पहला कथन क्या था कि अटल भूजल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। तो ये भारत सरकार की वित्तीय सहायता नहीं है, भारत सरकार की 50% है ना। 50% अपने विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। तो ये 100% भारत सरकार की नहीं है। वित्तीय सहायता भारत सरकार की इसमें 50% है, 100% नहीं है। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया इस परियोजना के अंदर। दूसरा ये था कि इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन में सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना है। ये कथन इसके बारे में सही है, यानी कि केवल 2 वाला जो कथन था वो इसके अंतर्गत सही था। ए नंबर कथन गलत था। क्यों था? क्योंकि भारत सरकार की जो वित्तीय पोषण इसको किया जाता है वो मात्र 50% किया जाता है। 50% अन्य बैंक के द्वारा इसको वित्त पोषित किया जाता है, भारत सरकार का हिस्सा 50% है। और भूजल की बात करें तो भूजल के विभिन्न ब्लॉक के बारे में आता है, आर्थिक समीक्षा के अंदर जरूर पढ़ा करो। बहुत सारे ब्लॉक है, लवणीय ब्लॉक है, अति दोहित ब्लॉक है, सुरक्षित ब्लॉक है ना। इस प्रकार के 5 प्रकार के भूजल के ब्लॉक है। किन की संख्या कितनी है उसके ऊपर भी मैं आपके लिए एक शानदार वीडियो बनाऊंगा कि जो भूजल के अपने प्रमुख ब्लॉक है और उन ब्लॉक का वर्तमान में क्या स्थिति है और ये ब्लॉक बनने के मुख्य कारण क्या है, तो उनके बारे में एक डिटेल के अंदर आपको एक वीडियो मिलेगा जल्दी, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा 2 नंबर। पहला कथन इसके अंदर गलत है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न था, राजस्थान मुख्यमंत्री। अब देखो काफी उद्योगों के अंदर काफी फेमस योजना है ये, उद्योग वाले टॉपिक में आपने इसके अंदर पढ़ा होगा, बड़ी फेमस योजना है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट उद्योगों की योजना है। आगामी कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो इस योजना को ढंग से पढ़कर चले जाना। सही नहीं है कथन वो बताना है। 4 कथन इस योजना के बारे में लिखे गए, एक कथन गलत है, बाकी 3 सही है। तो चारों को पढ़ लोगे तो कम से कम 3 बातें आपको इस योजना के बारे में पता चल जाएगी। देखिएगा, इस योजना में लघु क्षेत्र में उद्यमियों को 15 करोड़ तक की ऋणों पर 4% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। पहला कथन यहां पर गलत हो जाएगा, क्योंकि इस योजना में यह प्रावधान किया गया है कि लघु क्षेत्र के जो उद्यमी हैं उनको 15 करोड़ तक का ऋण मिलेगा। उस ऋण के ऊपर जितना भी ब्याज बनेगा, अगर वो ब्याज उद्यमी टाइम पर भर देगा तो 100% वो जो ब्याज की जो रकम है वो रकम उसको वापस कर दी जाएगी, यानी कि सब्सिडी के तौर पर वो 100% ब्याज उसका वापस दे दिया जाएगा। 4% का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। 100% ब्याज अनुदान दिया जाएगा 15 करोड़ तक के ऋण में। ये योजना में प्रावधान हुआ था। तो पहला कथन यहाँ पर गलत हो गया, बाकी के तीनों सही है।
तो तीनों को याद कर लो, योजना में 3 बातें पता चल जाएगी। इस योजना में क्या था कि 10 करोड़ तक के ऋणों पर 5% के ब्याज का अनुदान है। 10 करोड़ तक 5% का अनुदान है, 5 करोड़ तक 6% की ब्याज का अनुदान है। 10 पर 5 है, 5 पर 6 है और 25 लाख पर 8% का अनुदान है। 3 बातें याद कर लो, 10 पर 5 है, 5 पर 6% है और 25 लाख पर 8% के ब्याज के अनुदान का प्रावधान है। जबकि 15 करोड़ तक की ऋणों पर 100% ब्याज के अनुदान का इसमें प्रावधान मिलता है। तो पहला कथन यहां पर गलत है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जरूर याद कीजिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न आपका हारिस के अंदर यह आया हुआ था कि राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदारी दी गई, जिसमें 0.52 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र वापस रिपीट हो गया था? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। चलो बता दो कब स्थापना हुई थी, तो आपको याद होगा अगस्त 2002 के अंदर। स्थापना कैसे हुई थी, तो आपको बताया था रेडा और आरएसपीसीएल को मिलाकर। रेडा की स्थापना 1985 में, आरएसपीसीएल की स्थापना 1995 के अंदर। और ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के विकास के लिए काम करने वाला संस्था या निगम कौन सा है, तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है, याद रखिएगा। और जियोग्राफी के अंतर्गत एक लास्ट आपका प्रश्न पूछा गया था, अच्छा प्रश्न था। राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? दूसरा। इसका मतलब ये हुआ कि पहला कहां पर है, तो पहला अपना वेटरनरी कॉलेज कहां पर है, यूनिवर्सिटी कहां पर है? बीकानेर के अंदर है ना। और दूसरी जोबनेर के अंदर स्थापित की जाएगी। कहां पर? जोबनेर के अंदर स्थापित की जाएगी। इसका सही उत्तर रहेगा जोबनेर। और एकमात्र जो वेटरनरी यूनिवर्सिटी है वो कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय जो है ना, वो उस बीकानेर वाली यूनिवर्सिटी का संचालन करता है। और दूसरी जोबनेर में स्थापित की जाएगी, जो अपना विधानसभा द्वारा 2023 के अंदर जो उसके अंदर एक विधेयक इसके अंदर पारित किया गया था। और दूसरा विश्वविद्यालय जोबनेर के अंदर स्थापित किया जाएगा। तो ये आरएस वाले एग्जाम के अंदर पूछे गए प्रश्न थे। और एक लास्ट प्रश्न ऊर्जा का और आया था, है ना। ऊर्जा वाला जो वीडियो मैंने एक डाला था, अभी पीछे चर्चा की थी ना, उस वीडियो में से दूसरा प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन है? गैर नवीकरणीय संसाधन है, ये बताना है। गैर नवीकरणीय संसाधन का मतलब है, इसके अंदर बात हो रही है परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की। कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन सा है, वो आपको बताना है। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? इमारती लकड़ी नहीं है, सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा नहीं है, गैर परंपरागत है। जीवाश्म जो ईंधन है ये परंपरागत है। और परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को क्या बोलते हैं? गैर नवीकरणीय संसाधन, यानी कि जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, जिनसे अगर अपने एक बार बिजली बना लें तो वो जो स्रोत है या वो जो चीज है वो जलकर खाक हो जाती है, उसे अपने दोबारा बिजली का उत्पादन नहीं कर सकते। जैसे कोयला है, कोयले को जलाकर अगर हमने एक बार बिजली बना ली तो उसे राख बन जाएगी, उसी कोयले से दोबारा बिजली का उत्पादन नहीं कर सकते, मतलब वो गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। कौन सा? परंपरागत। कोई भी देख लो, प्राकृतिक गैस है, गैस से अगर एक बार बिजली बना ली तो वो गैस जलकर खत्म हो जाएगी, उसी गैस से हम दोबारा बिजली नहीं बना सकते, नए सिरे से फिर गैस को वहां फिर स्टोर करना पड़ेगा, यानी कि नवीनीकरण नहीं कर सकते।